हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी आरबीआई ग्रेड बी 2022 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरबीआई के वेबसाइट पे आ गया है। वहाँ पर कुछ माइनर चेंजेस है, तो हम कंपेयर करेंगे कि जो अभी का नोटिफिकेशन है 2022 का और पिछला जो नोटिफिकेशन 2021 का, इसमें क्या क्या चेंजेस है, एलिजिबिलिटी के बारे में क्या चेंजेस है, पैटर्न के बारे में क्या चेंजेस है, कट ऑफ डेट्स जो होती है अलग अलग एजुकेशन के लिए, एज कैलकुलेशन के लिए, इसमें कोई चेंजेस है क्या, वो हम आज इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा चेंज है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो जो डेज मिले हैं पढ़ाई के लिए फेज़ वन के बाद, लास्ट ईयर आपको 25 दिन मिलते थे, अभी 27 दिन मिल रहे इस बार। और जो लोगों ने लास्ट टाइम दिया था किसी का मतलब रिवीजन नहीं हो पाया, उनको पता होगा कि ये 2 दिन का इम्पोर्टेंस कितना है। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार 2 दिन से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब फेज़ टू की पढ़ाई आपको करनी है और आपके पढ़ाई से आपको इतना अच्छा जॉब जहां पर 25 से 30 लाख की ईयरली सैलरी मिलती है, आरबीआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, उस केस में 2 दिन काफ़ी मायने रखते हैं। तो ये हमें इस बार 2 दिन ज़्यादा मिलने वाले हैं फेज़ वन के बाद फेज़ टू के पढ़ाई के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फेज़ वन का जो स्कीम है उसमें कोई चेंज नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा था कि ये कुछ दिया नहीं, क्योंकि कितने क्वेश्चन है कितने मिनट है वो कभी ऐसे अलग से नोटिफिकेशन में नहीं देते, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड क्वांट सारे के लिए आपको 25 मिनट मिलते हैं। जीए के लिए 80 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 30, क्वांट के 30 एंड रीजनिंग में आपको 60 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे टाइम मिलता है 45 मिनट्स। यानी कि सिंपल बात है, रीजनिंग को 45 मिनट्स है, रिमेनिंग सारे सेक्शन को 25 मिनट है। और कितने क्वेश्चन वो दिया हुआ है, और अलग अलग कंसोलिडेटेड टाइम पहले हुआ करता था, अभी कंसोलिडेटेड टाइम नहीं है। तो यहाँ पर देखो फेज़ टू के पैटर्न में बहुत माइनर मतलब माइनर चेंज किया है। मुझे पता नहीं ये चेंज करने का क्या पर्पस है। लास्ट ईयर कैसे होता था, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट्स अलग अलग मिलते थे, दोनों के लिए, ईएसआई के लिए एंड फाइनेंस के लिए। तो इस बार ईएसआई के लिए एक सेम रखा है एंड फाइनेंस के लिए उन्होंने क्या कहा है कि आपको कंसोलिडेटेड 120 मिनट में मिलेंगे। इस पर फिर आप ऑब्जेक्टिव करो या डिस्क्रिप्टिव करो। और मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, करना था तो दोनों के लिए करना था, ईएसआई के लिए भी करना था, फाइनेंस के लिए करना था, एफएम के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ फाइनेंस के लिए किया है। कुछ किया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, आरबीआई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। चलो आगे जाते हैं। अभी ये जो पैटर्न है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, जो जस्ट चेंज था 120 मिनट्स का वही था, अदरवाइज बाकी वैसा ही है। आपको 10 मार्क के 3 क्वेश्चन आने वाले, इसमें से 2 सेलेक्ट करना है। 15 मार्क के 3 आएंगे, इसमें से 2 सेलेक्ट करना है। 10 मार्क के लिए 400 वर्ड लिखने हैं, 15 मार्क के लिए 600 वर्ड लिखने हैं। तो ये है, इस तरीके से ये पैटर्न होगा। कैसे एक्चुअल प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, वो हम आगे वीडियो में कभी 2-4 दिन बाद या फेज़ वन के बाद फेज़ टू के लिए कैसे आंसर लिखना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी ये सर्विस मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, सैलरी रिवीजन हुआ है, उसके बाद वाली सैलरी आई है। पहले सैलरी हुआ करती थी 83,000 और अभी हुई है 1,08,000। और ये सिर्फ सैलरी है, इतना ही पैसा आरबीआई अलग अलग फॉर्म में देते रहता है, ठीक है। तो ये सिर्फ सैलरी का पोर्शन है, पर्क्स है, उसके बाद आपको अलाउंसेस है, वो सारा अलग है। उसका अमाउंट भी नियर अबाउट इतना ही है, तो 2 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी जाती है। और बाकी बहुत सारे बेनिफिट है, फॉरेन का एजुकेशन है, फॉरेन के टूर्स है, वो हम अलग से वीडियो में देखेंगे। उसके बाद सीनियरिटी क्या था, पहले के वीडियो में क्या था, डीपीआर, डीएसआईएम और जो जर्नलिस्ट है उसके कंबाइंड सीनियरिटी ग्रुप बनता था। यानी कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा पूरा सारा मिला के इंटरमिक्स करके मेरिट लिस्ट बनता था। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने अलग अलग कर दिया। अभी जनरल का सिर्फ जनरल होगा, इनका इंटरमिक्स नहीं होगा। आपके लिए इसका कुछ लेना देना नहीं है, जब आरबीआई में जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन में डिफरेंस है, तो इसलिए फिर मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपके लिए इसका कोई मायना नहीं है। उसके बाद जनरली क्या होता था, अब तक के लिए एज के लिए ना, नोटिफिकेशन जिस महीने आता था उस महीने का जो फर्स्ट डे है वो रहता था आपका एज के लिए कैलकुलेशन। लेकिन उन्होंने इसको अभी आई थिंक 1 जनवरी बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो अभी आया है मार्च में, तभी भी इन्होंने जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी रखा है। तो ये भी एक बड़ा चेंज है, बड़ा मतलब दो इसके बीच में जो लोग थे, जो लोगों को लगा कि 1 मार्च रहने वाला है कट ऑफ डेट, और इसके बीच में मुझे लगता है कम से कम 1,000-2,000 स्टूडेंट इनएलिजिबल हुए होंगे, ठीक है। अभी हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखो, कुछ भी लिखो। मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर से बात किया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से बात किया है, 100 एमएलएस को लेटर लिखे हैं, एमपी से लेटर लिखवाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिनका अभी चला गया, हम उनके लिए कुछ लिटरली कुछ नहीं कर सकते। आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर देम।
उसके बाद लास्ट ईयर क्या था ना, ये जो दिया था ये बहुत कंफ्यूजिंग होता था, लेकिन मैं उनको स्टूडेंट को बहुत डिटेल में बताता था कि लोगों को लगता था देखो कमर्शियल बैंक इन पब्लिक सेक्टर, ऐसे लोग इसका मीनिंग निकालते थे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, कमर्शियल बैंक मतलब एनी कमर्शियल बैंक, अदरवाइज वो पब्लिक सेक्टर बैंक लिखते। लेकिन इन्होंने भी यहाँ पे बहुत क्लियर किया है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सारे बैंक, जितने सारे बैंक है वो सारे लोग एलिजिबल है यहाँ पर। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ पब्लिक सेक्टर की होनी चाहिए, लेकिन बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी चलेगा, एचडीएफसी चलेगा, आईसीआईसी चलेगा, सब कुछ चलेगा। एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि नाबार्ड है, एक्जिम है, सिडबी है, एनएचपी, ये सारा। तो ये बहुत क्लियरली दिया है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, प्रोबेशन पीरियड को काउंट नहीं करते हैं एंड मंथ्स में एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते, यानी कि किसी का 11 मंथ है तो उसको जीरो ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि जब तक वो ईयर कंप्लीट नहीं होता उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। 35 मंथ्स है किसी का एसबीआई में एक्सपीरियंस, तो उसको एक भी साल का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 24 महीने का तो प्रोबेशन होता है और ऊपर 11 महीने हो गए, 11 महीने को जीरो पकड़ते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, 2-3 बार पढ़िए। अभी उन्होंने काफ़ी सिंपल कर दिया है, मैं एक्चुअली यही मीनिंग बताता था पहले, लेकिन कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आता था। अभी आरबीआई ने खुद किया है ये, क्योंकि बहुत लोग उनको आरटीआई में क्वेश्चन भेजते थे इसलिए। और मतलब एलिजिबिलिटी में ये बहुत बड़ा चेंज है। मतलब मुझे यही लग रहा है कि सीए का उन्होंने क्यों हटाया। पहले कैसा था, अगर आप सिर्फ सीए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, परसेंटेज कितनी भी हो, 50% हो, 55 हो, तो वो एलिजिबल होते थे। लेकिन उन्होंने अभी यहाँ से वो सीए का क्लॉज हटा दिया है। काफ़ी सारे सीए ने, कम से कम 50 सीए ने मुझे बोला कि सर आप कुछ करिए। तो देखते हैं, हम उनको ईमेल करके देखते हैं कि कुछ अगर ये चेंज करें, क्योंकि सीए बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है सीए बनने के लिए। एंड मुझे तो लगता है आरबीआई ने कुछ लोग सीए के अलग से रिक्रूटमेंट करना चाहिए, क्योंकि सीए पूरा अकाउंटिंग जानता था। मैं जब आरबीआई में था, मैं बैंकों का इंस्पेक्शन करता था, तो अगर मुझे सीए का नॉलेज होता तो मैं अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन कर पाता था। तो इसलिए सीए होना ही चाहिए। अभी पता नहीं आरबीआई ने क्या सोच के किया, लेकिन ये एक गलत चेंज आरबीआई ने किया है इस बार। तो अभी क्या है देखो, कुछ भी चेंज नहीं है, प्रीलिम्स में चेंज है ना, मेंस में चेंज है, पैटर्न में चेंज नहीं है, सिलेबस में चेंज नहीं, कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो फेज़ 1 के है वो, उसके बाद फेज़ 2 के है वो सारा देख लीजिए यहाँ पे। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं, किस टाइप के नहीं पूछते हैं। तो ये आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी आज के लिए हमने एक अच्छा सा ऑफर लाया है, क्योंकि आज नोटिफिकेशन आया है आरबीआई का। तो 50% ऑफर आज के लिए। इसका जो डायरेक्ट बाइंग का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहाँ पे ये भी लिंक दिया, प्रीवियस ईयर के पेपर वहाँ से देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।